एक बात याद रखना है, हमारे ताने मारने से किसी का भी भला नहीं होता। ताने मारने से अगर होता तो बुरा ही होता है। इसलिए ताने मारकर कुछ भला नहीं होता। इसलिए मुझे जो सवाल पूछा है उसका जवाब ऐसा है कि जो ताने मारते हैं उससे हम कैसे रिएक्ट होना है, उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो मैं उन्हें इतना ही बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये विषय आया है इसलिए बताता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रिएक्ट यानी कि इमीडिएटली हम जो रिएक्ट होते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट रीजनिंग, वी रिएक्ट इमीडिएटली। और रिस्पॉन्स यानी क्या होता है कि थॉटफुल रिएक्शन होती है। वो रिस्पॉन्स इज थॉटफुल रिएक्शन। थॉटफुल रिएक्शन यानी क्या, सोचने के बाद फिर रिएक्ट होना, समझ गए? इसलिए सोचना चाहिए आपको, किसी भी बात पर झट से रिएक्शन नहीं देनी है हमें। इसलिए जो लोग जल्दी से रिएक्ट होते हैं वो बाद में फंस जाते हैं। आसान सा एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ कोई सबऑर्डिनेट होता है, उसे हमेशा छुट्टी लेने की आदत होती है। लेकिन कभी क्या होता है कि उसकी छुट्टी जेन्युइन होती है और हमें वो पता नहीं होता। फिर वो छुट्टी लेने के बाद ऑफिस में आता है, तब हम उसकी खबर लेते हैं, उसे जो चाहे वो कह देते हैं। वो बेचारा गर्दन झुकाए सब सुन लेता है और बाद में हम उसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो कहता है कि मेरी माँ का देहांत हो गया था। ये सुनकर एकदम, क्या कहते हैं उसे, वो एकदम बॉस एकदम नर्वस हो जाता है। क्यों होता है नर्वस? क्योंकि पहले सोचकर नहीं बोला। इसलिए भले ही हमारी उसकी बारे में कोई राय है, तब भी हर एक केस जो है, हर इशू, ये इशू बेस पर ही आपको देखना चाहिए। पीछे का प्रेजुडिस लेकर आपको देखना नहीं चाहिए। ये जरूरी है। हमारा है ना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं होता। इसलिए प्रेजुडिस का मतलब क्या है? प्रेजुडाइस यानी क्या? प्री जज, जुडिस यानी जज। इसलिए प्रेजुडिस यानी क्या कि जज बिफोर यू नो हिम, बिफोर यू नो द प्रॉब्लम, बिफोर यू नो द पर्सन, यू जज हिम। दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइस। यानी पूर्वग्रह। पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। इसलिए प्रेजुडाइस लेकर कोई भी काम हमें करना नहीं चाहिए। याद रखना, होगा उसका भूतकाल खराब होगा, फिर भी हर एक चीज पूरी तरह सोच समझ कर ही हमें बोलनी चाहिए। जानकारी लेनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और फिर आपने रिस्पॉन्स दिया, देन इट इज अ थॉटफुल रिस्पॉन्स। और वो एक मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। मैच्योर, ये चीजें जितनी लगती है उतनी आसान नहीं है। रिएक्ट हम झट से कर देते हैं क्योंकि किसी ने आकर बता दिया कि हाँ, ऐसे हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। रिएक्ट होना नहीं है, पहले सुनना है, सब कुछ विचार करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है। देयर आर मेनी चॉइसेस अवेलेबल टू अस। याद रखना, किसी भी रिस्पॉन्स को चॉइस होता है आपके पास। पूरा जीवन जो है चॉइसेस से ही भरा हुआ है। हम रोज क्या करते हैं? वी हैव अ चॉइस। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं, तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ शिल्प बनाना यानी क्या? आपके पास हर समय आपके पास चॉइस है। क्या करना चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये आपको तय करना है। ये चॉइस होता है हमारे पास। ये चॉइस शब्द याद रखिए, बहुत जरूरी है। आपके पास चॉइस अवेलेबल होता है। पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, ये चॉइस। किया तो भला होगा, नहीं किया परिणाम सहने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं। Consequences are there when you select the choice. As soon as you select the choice, consequences are definite. याद रखना। इसलिए consequences आपको अच्छे चाहिए, सफलता पानी है, सुखी होना है, संतुष्ट होना है, लोग जोड़ने हैं, चॉइस मस्ट बी प्रॉपर। जनरली आप देखिए कैसे चॉइस करते हैं लोग, छोटी छोटी बातें। मैं अभी एक शादी में गया था, कितने देर दूल्हा आया ही नहीं। क्या हुआ? फिर मुझे पता चला कि उसकी मर्जी के हिसाब से कुछ हुआ नहीं, इसलिए वो रूठ कर बैठ गया। अरे, जब तुम्हारी शादी हो रही है, शादी ये जीवन की एक बड़ी खुशी की घटना है, और ऐसी घटना के समय आप छोटी छोटी बातें लेकर क्यों बैठ जाते हैं, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। दूल्हे की तरफ के लोग अपने आप को ग्रेट ही समझने लगते हैं। दुल्हन की तरफ के लोगों को बस उनके पैर धोने की ही कमी होती है। सबके पैर धोने की इजाजत मिले तो खुश हो जाए, लेकिन ये करने की जरूरत ही क्या, मुझे समझ में नहीं आता। दुल्हन, सदगुरु जी कहते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे
पति को पत्नी चाहिए, पत्नी को पति चाहिए। दोनों को एक दूसरे के बगैर शादी नहीं हो सकती और एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। फिर एक का महत्व ज्यादा, दूसरे का कम, ये क्यों? उल्टा मैं तो कहता हूँ कि बीवी को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि बीवी को पढ़ा लिखा कर रेडीमेड आपके पास भेजा है दुल्हन के पिता ने। सब कुछ रेडीमेड, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अब लाभ उठाना है। उसकी सैलरी का लाभ, उसको जो पढ़ाया है उसका लाभ, उसके संस्कारों का लाभ। आपको क्या करना है? उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि हमें ऐसी बीवी मिल रही है। मुझे ताज्जुब लगता है कि कैसे लोग होते हैं, लोगों को कदर ही नहीं होती। मैं आज इस काउंसलिंग के केसेस हैंडल कर रहा हूं, उसमें मुझे इतना दुख होता है अंदर से कि लोगों को अच्छे बीवी की कीमत भी नहीं होती। इसका मुझे दुख होता है। कुछ लोगों को पति की कदर, दोनों तरफ से कहता हूं, पति की भी कीमत नहीं होती कुछ लोगों को। मेरे पास एक लड़की आई थी, इतनी दिखने में खूबसूरत, स्वभाव से अच्छी, पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली, फिर भी वो लड़का उसकी वो उपेक्षा कर रहा था, उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। ये क्या बात हुई? तुम कौन हो? दोनों इक्वल पढ़े लिखे थे, तनख्वाह में दोनों के कोई फर्क नहीं था, और फिर भी ये घर आकर सारा खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी, दिखने में खूबसूरत। तो क्या चाहिए आपको? एक पति को क्या चाहिए होता है कि दिखने में लड़की अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्वभाव से अच्छी होनी चाहिए। सब कुछ मिलने के बाद भी आप सुखी नहीं होते और आप जी चाहे वैसा बर्ताव करते हैं उसके साथ। यानी मुझे समझ ही नहीं आता कि कभी कभी क्या है ये दुख जो है ना, हम खुद बुलाते हैं जीवन में। याद रख, असफलता को हम खुद बुलाते हैं। इसलिए सदगुरु जी ने कहा है कि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ये बात आपके मन में अंकित कीजिए, लिख लीजिए। चॉइस इज योर्स। हमारा चॉइस है कि खुशी चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस आर डेफिनेट। याद रखना, चॉइस इज योर्स टू सिलेक्ट। कौन सा चॉइस करना है ये। अब एक आसान सी बात आपको बताता हूं कि हमारे रोज के जीवन की, हम जब गाड़ी चलाते, ड्राइविंग करते वक्त बीच में ही कोई घुस जाता है, ऐसे कुछ भी करता है। ज्यादातर लोगों का चॉइस क्या होता है? कुछ लोग गाड़ी रोक देते हैं, ऐसे बीच में आड़ी डाल देते हैं। वो आगे दौड़ नहीं, ड्राइविंग करके आगे जाते हैं, बीच में गाड़ी खड़ी कर देते और उसे रोक देते, उतरते हैं, 2-4 बातें सुनाते एक दूसरे को, झगड़ा शुरू, शर्ट पकड़ते हैं। आखिर दोनों में हाथापाई करने की ताकत नहीं होती। किसी ने उन्हें दूर किया तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि 2-4 बातें सुनाई, गालियां दी, सब किया, करके बैठते हैं गाड़ी में और चले जाते हैं। अब इस चॉइस से उन्हें क्या मिलता है? आखिर वो आदमी जो होता है वो कोई बड़ा ही होता है, एग्जीक्यूटिव। वो गुस्सा होता है, गुस्से से वो ऑफिस जाता है, सामने जो भी आता है उनकी खबर लेता है, पूरा क्या कहते हैं उसे, वातावरण बिगड़ जाता है। क्या पाया? कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। ये चिल्लाता रहता है, कुछ सीखा है कि नहीं, लाइसेंस किसने दिया है, इसे क्या दिया है। फिर आधा घंटे तक लेक्चर, ये बेचारा चुपचाप निकल भी गया। खुद करके भी वो रिलैक्स है, और ये लोग चॉइस क्या करते हैं, अपना आधा घंटा बर्बाद कर देते और खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। एक बार हो गया ना, उसका कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहिए, लेकिन नहीं, चॉइस क्या करते हैं, वो खुद को तकलीफ देते हैं। कहना क्या चाहता हूं मैं कि छोटी छोटी बातों में भी अब हम क्या करते हैं बताते। हम जीवन विद्या के लोग, ऐसा अगर किसी ने किया तो ईश्वर आपका भला करे, ऐसा कहते हैं। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपका कल्याण करे, ईश्वर आपको अच्छी बुद्धि दे, ऐसा कहते हैं। ऐसा हम कहते हैं उसे। ये कितना अच्छा है ना। कहना क्या चाहता हूं कि चॉइस इज अवर्स, इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। चॉइस हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। टॉन्टिंग किया ना किसी ने, टॉन्टिंग में सच में अगर कोई अर्थ है तो वो अर्थ समझिए। हमें अगर सच में कोई दोष है तो उसे समझिए और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। मौका, उस टॉन्टिंग में भी मौके की तलाश की जा सकती है, क्योंकि जो इंसान टॉन्ट करता है ना, उसे कुछ कहना होता है आपसे। वो हंसते खेलते बताएगा, या जानबूझकर कहेगा, या दूसरों की तरफ देखकर अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करेगा, वैसे कहेगा। लेकिन ये टॉन्टिंग जो है ना, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे शरीर में छेद तो नहीं हो रहे ना। कोई कुछ भी कहे आपको, आपके शरीर में छेद नहीं होते, याद रखना। ये दूसरों ने टॉन्टिंग किया इसलिए आपका स्वाभिमान कम नहीं होता, या आपका सेल्फ एस्टीम जिसे कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कम नहीं होता, याद रखना। कुछ नहीं होता हमें। हम खामखा अपने आप को तकलीफ देते हैं।
टॉन्टिंग किया ना, उसके बाद दो चॉइस है हमारे पास। एक है कि वो टॉन्टिंग किस लिए किया गया है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। और उल्टा उससे कहना है कि थैंक यू, आपने मेरी गलती दिखाई, ये गलती मैं सुधारूंगा, और उसे थैंक यू कहना है। तो वो लज्जित हो जाता है, फिर वो शर्मिंदा हो जाता है अपने आप पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर वो टॉन्टिंग गलत है तो ध्यान नहीं देना, ध्यान ही नहीं देना है कौन किससे कह रहा है, क्योंकि दूसरों के कहने से हमें बदलना नहीं है। हमारा रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथों में होना चाहिए। दूसरों के हाथों में कंट्रोल गया कि सब खत्म। इसलिए दूसरे लोग आकर आपको नीचा दिखाते हैं या खुशामद करते हैं, यानी क्या, आपका कंट्रोल उनके हाथों में है। वो जैसा आपको भड़काएगा वैसे आप भड़क जाएंगे। आपका धमाका उसके हिसाब से होगा, आपका आज का दिन वो तय करेगा। ये कंट्रोल दूसरों के हाथों में गया तो आप खत्म हो गए, समझिए। ये कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, खुद के हाथों में होना चाहिए। मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा ये मेरा चॉइस है। आपने टॉन्ट मारा ना, उसमें से मैं अच्छा ही ढूंढूंगा या फिर मैं निग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि इससे हमारे शरीर में छेद नहीं होते। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। एक प्रोफेसर ने एक 500 रुपए की नोट सबको दिखाई। सबसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है। सबने कहा कि एक साथ ₹500। उन्होंने उसे थोड़ा सा मरोड़ दिया और दिखाया कि अब कितनी वैल्यू है, 500। थोड़ी सी और मरोड़ दी, सबको दिखाई 500 रुपए। फिर पैरों तले रख दी, पैर के नीचे रख दी और थोड़ी और खराब कर दी और फिर दिखाई 500 रुपए। इसका मतलब क्या है, लोग आपको कुछ भी कहे, लोग आपको जो चाहे टॉन्ट मारे, फिर भी आपकी वैल्यू उसकी वजह से कम नहीं होती। याद रख, आपकी वैल्यू कम करना आपके हाथों में है। आप कैसा बर्ताव करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, इस पर आपकी वैल्यू निर्भर होती है। लोग आपकी वैल्यू तय नहीं कर सकते, याद रखना। आपकी वैल्यू आप ही तय करते हैं। तो लोगों को मारने दो टॉन्ट, जितनी चाहे मारने, उसमें से सीखना है। लेकिन सीखने जैसा होता है, क्योंकि कभी कभी टॉन्ट मारते हैं ना, उसमें कभी कभी रहस्य होते हैं, कुछ तो होता ही है, यूं ही नहीं मारते टॉन्ट। फिर उसमें से हमें सीखना चाहिए, खुद की इंप्रूवमेंट करनी है और उसे जाकर कहना है कि आपने टॉन्ट मारा इसलिए थैंक यू, आज मुझ में इंप्रूवमेंट हुई। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इज आवर ओन बिजनेस, नॉट अदर्स बिजनेस। हमें कैसे बर्ताव करना है, हमें हमारी स्थिति कैसी रखनी है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। याद रखना, हमारे कंट्रोल में अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया है। जिन्होंने सवाल पूछा था कि टॉन्टिंग को हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो टॉन्टिंग को दो तरीकों से रिस्पॉन्ड करना है, मैंने बताया। एक है निग्लेक्ट कीजिए, और अगर सच में हम में कोई दोष है तो उसमें इंप्रूव करना चाहिए। और टॉन्टिंग से हमारी वैल्यू कम नहीं होती। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जहां हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं हमें, वो है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने चाहिए हमें अगर सफल होना है ना, तो आर्ग्यूमेंट किए बगैर एग्रीमेंट करना सीखना होगा। अवॉइड आर्ग्यूमेंट एंड क्रिएट एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे कि कैसे मुमकिन है, आर्ग्यूमेंट तो होगी ही, नहीं हो सकती। हर बात की एक टेक्निक है, आर्ग्यूमेंट भी कैसे करनी है जिससे एग्रीमेंट होगी। पहली चीज, जब हम आर्ग्यूमेंट कर लगते हैं, आर्ग्यूमेंट किसके साथ होती है? कभी कभी सप्लायर के साथ होती है, कभी कभी कस्टमर के साथ होती है, कभी कभी 2 भाइयों में आर्ग्यूमेंट्स होती है, कहीं भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स जब शुरू होती है, तब हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए मन में कि इस आर्ग्यूमेंट से कुछ अच्छा ही हो, ऐसा सोचना है हमें। और ये विश्वास निर्माण करना बहुत जरूरी है। आपको अगर आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि एग्रीमेंट करनी है, ये शब्द बहुत जरूरी है। आर्ग्यूमेंट तो सभी करते हैं, एग्रीमेंट कोई नहीं करता। इसलिए आर्ग्यूमेंट अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको विश्वास निर्माण करना है। उसे यस यस टेक्निक कहते हैं। यस यस टेक्निक यानी क्या? आप आर्ग्यूमेंट करते समय आपको ऐसी बातें कहनी चाहिए कि उसे दोनों से कॉमन एक्सेप्टेंसी होगी, दोनों में कॉमन एक्सेप्टेंसी होगी। यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल, 2 भाइयों में प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े हो रहे, तो आप जब बैठते हैं एक दूसरे के सामने, तब उन्हें पहले ही बता दे क्या बताना है। पहले एक बुनियाद निर्माण करें। उस बुनियाद पर जब आप बात करेंगे तो वो आगे उसकी एक आर्ग्यूमेंट की दिशा अच्छी होने लगती है। इसलिए पहले क्या होना चाहिए कि हमें एग्रीमेंट करना है।
हम जो आज बैठे हैं बात करने, इसमें से मेरी इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी, क्योंकि कोई भी ना नहीं कह सकता उसे, इसलिए उससे यस यस कहलवाना है हर बार। छोटी छोटी बातें पूछनी है उससे कि मुझे लगता है कि आप ये ऐसा स्वीकार करेंगे, वो कहेंगे यस। यस यस टेक्निक यानी क्या, शुरुआत में ऐसे सवाल करने या ऐसी चीजें कहनी कि दोनों की राय उस पर एक ही होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी का बंटवारा करते वक्त कुछ प्रॉपर्टी का आसानी से बंटवारा होता है, आखिर में जो थोड़ा रह जाता है वही प्रॉब्लम होता है। पहला जिसका इजीली बंटवारा हो जाता है उसका पहले बंटवारा करते जाना है, और यस यस की ये जो बात है उसे बढ़ाना है। फिर वो भी कहने लगता है कि यस आई एग्री। ऐसा जब शुरू होता है ना, तब एक माहौल बन जाता है। ऐसे माहौल में आपकी एग्रीमेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर क्या करना है, एक विश्वास देना है उन्हें कि हम ये एग्रीमेंट हो रहा है ना, मेरी ऐसी इच्छा है, आपकी भी यही इच्छा होगी कि हम इससे रास्ता निकालेंगे। ये पहले हम तय करते हैं, रास्ता ढूंढना ही है, और ये विश्वास हमें देना चाहिए। इवन सप्लायर, अब भाई भाई दोनों इक्वल लेवल पे झगड़ते हैं, सप्लायर जो होता है बेचारा निम्न स्तर पर होता है हमसे, या फिर कस्टमर से हम निम्न होते हैं, तब हमें उनमें विश्वास निर्माण करना है कि हम इसमें से रास्ता निकालना, ये मेरा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट करना है। मेरा उद्देश्य क्या है, इसमें से अच्छा ही होगा और इसमें से एग्रीमेंट होगा, ऐसा विश्वास निर्माण करना। और एक विश्वास निर्माण करना है कि विन ऑल, यानी दोनों का भला होगा, ऐसा हमें इसमें से रास्ता निकालना है।